जब भी हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें एक बात समझनी है कि जो बच्चों की ग्रोथ होती है बेसिकली वो 3 फेजेस में होती है। जो फर्स्ट फेज है वो होता है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट स्टेट। जैसे एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है, वो अराउंड 5-6 इयर्स का है, 7 इयर्स तक का है, तो वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर। उसको नहाना भी है, उसको खाना भी है, उसको स्कूल भी जाना है, तो मैक्सिमम चीज़ें पेरेंट्स उसके लिए कर रहे हैं। तो ये जो स्टेज है, ये स्टेज है जिसमें वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो स्टेज आती है उसे हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंट, यानी कि उसमें क्या है कि इंटरडिपेंडेंसी है। कुछ चीज़ें हम बच्चे को सिखा सकते हैं, वो कर सकता है, और कुछ चीज़ें बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा, पेरेंट्स उसके लिए करेंगे, राइट? तो यहाँ पे म्यूचुअल एफर्ट से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप एक बच्चे को जो अभी 6-7 ईयर्स से बड़ा हो चुका है, आप उसको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि टीथ को कैसे ब्रश करना है, नहाना कैसे है, स्कूल के लिए रेडी कैसे होना है, अपनी बुक्स कैसे रखनी है, होमवर्क कैसे करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, और जब तक बच्चा डिपेंडेंट स्टेज में होता है और वो इंटरडिपेंडेंट स्टेज में होता है, उस सिचुएशन तक हैंडल करना बच्चे को कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है। लेकिन इसके बाद जैसे-जैसे बच्चा टीनेज में जाता है, यानी कि 11-12 इयर्स में, इनफैक्ट 13 इयर्स ऑनवर्ड्स को हम टीनेज कहते हैं, लेकिन अभी आज की जनरेशन में देखा जाए तो समव्हेयर 11-12 इयर्स से ही हम कह सकते हैं बच्चा टीनेजर जैसा बिहेव करने लगता है। तो टीनेज में जब बच्चा जा रहा होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके साथ इंटरेक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज़ अ पैरेंट हमारी जो ट्रेनिंग है अभी तक वो डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट की है। वो थर्ड स्टेज में आ रहा है बच्चा, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। वहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहता है, यानी कि वो सब कुछ खुद करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि कोई उसे कंट्रोल करे, कोई उसे कमांड्स दे, कोई उसे गाइड करे, बल्कि वो सारी चीज़ें खुद से करना चाहता है। लेकिन क्योंकि हमारी अभी वो एक्सेप्टेंस नहीं आई है एज़ अ पैरेंट, तो हम उस बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं, वैसे ही हैंडल करते हैं जैसा वो इंटरडिपेंडेंट स्टेज में था, जिसमें वो हर चीज़ के लिए पेरेंट्स से या टीचर्स से पूछता था, और वो जो रिस्पॉन्स उसको मिलता था उसके अकॉर्डिंग बच्चा बिहेव करता था, राइट? अभी वो जो स्टेज आ गई है वो है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट स्टेज। तो इंडिपेंडेंट स्टेज में वो ज़्यादातर डिसीज़न बच्चा खुद लेना चाहेगा, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहेगा। वो अपने थॉट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, अपने पेरेंट्स के थॉट्स को कम प्रायोरिटी देगा, या और जो टीचर्स हैं उनकी बातों को कम वैल्यू देगा। तो ये चेंजेस हो रहे होते हैं। अब इस सिचुएशन में हमें 2 चीज़ें समझनी है कि एज़ अ पैरेंट या एज़ अ टीचर हमें कैसे वर्क करना चाहिए इस तरह के बच्चों के साथ। और दूसरी जो चीज़ समझनी है वो ये है कि ऐसे बच्चों को अगर हम हेल्प कर रहे हैं, काउंसल कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, तो इन बच्चों को हमें कैसे काउंसल और कोच करना चाहिए। तो सबसे पहले इस पार्ट को समझ लेते हैं कि एज़ अ पैरेंट या एज़ अ टीचर अगर आप ऐसे बच्चे के साथ डील कर रहे हैं तो क्या करें? इसका जो कोर है वो ये है कि जो आप बच्चे से करवाना चाहते हैं वो एज़ कमांड आप बच्चे को मत दीजिए, बल्कि आप बच्चे को एज़ क्वेश्चन पूछिए, एज़ उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप ले रहे हैं वो पूछिए। जैसे आप बच्चे को ये मत बोलें कि आप बर्थडे पे जा रहे हो, 7 ओ क्लॉक तक वापस आ जाना या 8 ओ क्लॉक तक वापस आ जाना। बल्कि आपको बच्चे से ये पूछना चाहिए कि ठीक है, आप बर्थडे में जा रहे हो, आप कितने बजे तक वापस आ जाओगे? अब क्या है कि या कितने बजे तक वापस आ जाना चाहिए आपको? अब क्या होगा कि अब जो बच्चा जवाब दे रहा है, वो जवाब वो अपने अकॉर्डिंग दे रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है दिस इज़ माय डिसीज़न, क्योंकि अभी भी बोलेगा वही वो कि 7 ओ क्लॉक या 8 ओ क्लॉक, क्योंकि उसको कहीं न कहीं माइंड में वो चीज़ें प्लांट है कि कितने बजे तक मैं पार्टी में या कहीं फंक्शन में रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ। लेकिन वो हमें एज़ अ क्वेश्चन पूछना है, यानी कि एक तरीके से डिसीज़न जो हमारा है, वो हमारा नहीं होके वो डिसीज़न हमें उससे कहलवा लेना है। उसके माइंड में वो उसका डिसीज़न उसे फ़ील होना चाहिए, और तभी वो किसी भी चीज़ को करेगा। और जैसे टीनेजर्स होते हैं ना, टीनेजर्स ही एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आज हम अपने आप को कहते हैं कि वी आर ऑल एडल्ट्स, तो आप खुद के बारे में सोच के देखिए, आज आप दूसरे के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहते, आप दूसरे के कमांड्स पे वर्क नहीं करना चाहते। आप किसी दूसरे की बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते, आप मेरी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, रियलिटी यही है। आप किसी भी बात को तब एक्सेप्ट करते हैं जब आपको ये लगता है कि ऐसा ही तो आप भी सोचते हैं। यानी कि ये थॉट किसी और का नहीं है, ये मेरा नहीं है, बल्कि ये आपका ही थॉट है, और वो मैंने भी वही बात कह दी, तब आपके अंदर ज़्यादा एक्सेप्टेंस आती है, राइट? तो सेम यही समझना है कि बच्चे को जो हम बताना चाहते हैं या जो हम उसे करवाना चाहते हैं, हमें उसे ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा, इस तरह से अपनी बातों को हमें उसके सामने रखना होगा कि जहाँ पे सही-गलत की एजुकेशन हम उसे इनडायरेक्टली दे रहे हैं, और उसके बाद जो डिसीज़न्स हैं, जो एक्शंस हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसके ऊपर डाल रहे हैं, राइट? आप बच्चे को कहते रहते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो।
इसके कंपैरिजन में अगर आप बच्चे से पूछें कि तुम्हें कितना समय पढ़ना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? एक अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए या एक अच्छे रिज़ल्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में? या अगर आप अच्छा रिज़ल्ट लाते हो तो क्या चेंजेज़ आएँगे? या वो अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए आपको कितना समय पढ़ाई को डिवोट करने की ज़रूरत है? तो जब हम इस तरह से सवाल पूछते हैं तो जो हम उसे बताना चाहते थे वो बच्चा आपको खुद बताना शुरू करेगा। सो दिस इज़ द वे जिस वे में हम एक बच्चे को उस बिहेवियर पैटर्न्स में लेके जा सकते हैं, उन रेलेवेंट बिहेवियर्स में लेके जा सकते हैं जहाँ से वो बेहतर रिज़ल्ट क्रिएट करे, बेहतर लाइफ़ को लीड करे। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, वो सेकंड पार्ट ये है कि ऐसे बच्चों को हम हेल्प कैसे करें? यानी कि उनको अगर हम ट्रेन करने वाले हैं या कोच करने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें एक ट्रेनर का या एक कोच का रोल कैसे प्ले करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें ये समझाना चाहिए, उन्हें ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप 3 फेजेज़ से निकल के आए हो। मतलब आप 3rd फेज़ में हो अभी, आप 2 फेजेज़ क्रॉस कर चुके हो। पहले आप डिपेंडेंट थे, फिर आप इंटरडिपेंडेंट थे, अब आप इंडिपेंडेंट स्टेट में आ रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स को ये एजुकेशन नहीं मिली है। आपके टीचर्स को कई बार ये एजुकेशन नहीं मिली है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने सब्जेक्ट में कितने मास्टर हैं। लेकिन ये ह्यूमन बिहेवियर की जो साइकोलॉजी की जो लर्निंग है, वो कई बार उन्हें नहीं मिली है। तो आपको उनको ये बताना है कि उन्हें ये अवेयरनेस आ जाए कि उनके पेरेंट्स को कई बार उस अब वो इंटरडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में आ चुके हैं, उनके पेरेंट्स को इस बात की अवेयरनेस नहीं है और इसीलिए अभी भी वो उसी तरह से हैंडल कर रहे हैं अपने बच्चों को जैसे वो पहले करते आए थे। जैसे आप उनसे कह सकते हैं कि सपोज़ करो कि अगर आप ब्रश करते हैं और आप राइट हैंड में टूथब्रश पकड़ के ब्रश करते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं। अगर आज मैं आपको बोलूँ कि नहीं, एक्चुअली क्या है, इससे सिर्फ़ आपका राइट हैंड या आपका लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो रहा है। आपको अभी क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड से ब्रश करना है, इससे आपका राइट ब्रेन डेवलप होगा ज़्यादा और आपको ये करना चाहिए। तो क्या आप पहली बार में या बहुत जल्दी इस हैबिट को डेवलप कर पाएँगे? आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि पता चलने के बावजूद भी अभी भी आपके पैटर्न्स वही हैं जो आप आज तक करते आए हैं। तो सेम आपके पेरेंट्स के, आपके टीचर्स के पैटर्न वही हैं जैसे वो आज तक आपको हैंडल करते आए हैं। आज आपको नए तरीके से हैंडल करना चाहिए, ये उन्हें पता नहीं। आप एक नए ज़ोन में चले गए हैं, ये उन्हें पता नहीं, राइट? या उसकी ट्रेनिंग नहीं है उनके पास। तो सबसे पहले ये समझाना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ें हमें बच्चों के साथ जब हम उन्हें काउंसल या कोच कर रहे हैं, तो हमें उनकी लाइफ़ के लिए क्या ज़रूरी है, उन चीज़ों की वैल्यू उनके माइंड में क्रिएट करनी है। तो हमें हमेशा ऐसे बच्चों के साथ में जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो लाइफ़ में लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लाइफ़ जी रहे हैं या जिन्हें दुनिया आज भी याद रखती है, वो बहुत सालों पहले दुनिया से चले गए लेकिन आज भी वर्ल्ड में उनका नाम है। इस तरह की चीज़ों के बारे में हमें बात करनी चाहिए। जो लाइफ़ वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में उनके साथ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए। मतलब डायरेक्टली उन्हें टीच नहीं करना चाहिए, बल्कि वैसे कन्वर्सेशन, वैसी स्टोरीज़, वैसे इंसिडेंसेस यानी जिसे हम कहते हैं मेटाफर की लैंग्वेज, ये हमें यूज़ करनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो हम उस बच्चे की वैल्यू सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। उसके माइंड में वो प्रोग्रामिंग डेवलप हो रही है कि एग्ज़ैक्टली होना कैसा चाहिए, राइट? और जब हम इन चीज़ों पे वर्क करते हैं, तो वो चाइल्ड बेटर होता चला जाता है। फिर आप उसके चैलेंजेस पे वर्क कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आज आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? हो सकता है वो आपको बताए कि मैं पढ़ने बैठता हूँ या पढ़ने बैठती हूँ और मेरा मन कहीं और भागता है, मुझे कुछ और चीज़ें याद आती हैं। तो वहाँ पे अब आप उसको टूल्स दीजिए। अगर आप एनएलपी जानते हैं, तो आप एनएलपी के टूल्स उनको दीजिए कि कैसे आप किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों के साथ डिसएसोसिएट कर सकते हैं। उसे मेमोराइज़ेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे मेमोरी टेक्नीक सिखाइए कि कैसे चीज़ों को जल्दी मेमोराइज़ कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए अपने माइंड में प्लांट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कैसे वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की टेक्निक्स आप उसके साथ कर सकते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंस रेज़ करना है। किसी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्ट में दोबारा इंटरेस्ट को रीस्टोर कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, राइट? अपने लाइफ में गोल्स कैसे बनाने हैं, अपने खुद को हर रोज़ कैसे अपग्रेड करते जाना है, अपना शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए, अपने लाइफ को एन्जॉय करते हुए कैसे पढ़ाई को सिंपल और ईज़ी बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो अगर इस तरह से हम उन्हें ट्रेन और कोच करते हैं, तो हम एक बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब वो एज़ अ पैरेंट हो, एज़ अ टीचर हो या एज़ अ ट्रेनर, एज़ अ कोच हो, इस वे में हम बच्चे को ज़्यादा अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकते हैं, उसके इश्यूज़ से उसको बाहर ला सकते हैं, राइट? सो आई होप दिस हेल्प्स।